लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में उसको जो मैंने शेयर की कर दी हुई है फाइल आप लोगों के साथ, ठीक है। उसमें से मैंने ये सेपरेट कर दिए थे क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का था, विंटर 2016, क्वेश्चन नंबर 6। और ये जरा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो प्रिपेयर ऑन अ रेलेवेंट कॉस्ट बेसिस द लोएस्ट कॉस्ट एस्टिमेट। ये याद रखेगा कि जो रेलेवेंट कॉस्ट है उसको मिनिमम कॉस्ट भी हम कहते हैं, which could be used as the basis for quotation. Explain briefly your reason for including or excluding each of the cost in your estimate. अब जो कॉस्ट हम ऐड करेंगे रेलिवेंट कॉस्ट के तौर पर, उसका हम रीजन भी बताएंगे कि क्यों हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उसको भी हम रीजन बताएंगे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसका वर्ड लिखा ब्रीफली, ठीक है। So let's start the question. Question number 1, the S&Co. अब इसमें हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी S&Co, स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। यहाँ पर हम नोट लेके और रुपीस वो भी हम मानते हैं, और इसके साथ साथ नोट जो है वो हम साइट पर इस साइट पे हम इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द S&Co makes bets. It has recently received a request from a customer to provide a one-off order of sofas in excess of normal production budgeted production. The following notes are relevant. यानी ये जो हमने बजट बनाया था उस बजट के अलावा एक हमें ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर की हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट करनी है, उसको एक्चुअली हमने कोटेशन देनी है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कॉस्ट। Number 1, the fabric is regularly used by S&Co. There are currently 200 square meter in inventory, which costs rupees 18 per square meter. The current purchase price of the fabric is 18.50. 400 square meter of fabric is required for the project. देखिए उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ आएंगे जो हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन, इज डिजायर्ड क्वांटिटी इज इन स्टॉक। देखिए आई नीड 400 मीटर्स। इसको मैं साथ साथ थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करूंगा फैब्रिक के हवाले से। वी नीड 400 स्क्वायर मीटर ऑफ फैब्रिक एंड current stock level is 200 square meter. ये एक एक लाइन में बड़ा स्लोली लेके चल रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन में देखिएगा किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइट साइड पर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस जो आपने थिंक करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि इज डिसाइड क्वांटिटी इन स्टॉक। इन स्टॉक, क्या वो स्टॉक में है? तो मेरा आंसर यस है for 200 square meter and no 200 square meter। यानी 200 स्क्वायर मीटर मेरा स्टॉक में मौजूद है और 200 स्क्वायर मीटर मेरा स्टॉक में मौजूद नहीं, इट्स नॉट अवेलेबल इन द स्टॉक। अच्छा, अब तो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली आई हैव टू बाय इट। फॉर नो वी हैव टू बाय at current purchase price of, अगर current purchase price देखें तो ये आ रही है 18.50 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, फॉर यस जो 200 स्टॉक में है उसके लिए हम क्वेश्चन क्या करेंगे, इज इट इन रेगुलर यूज, ये दूसरा क्वेश्चन था।
आंसर इज यस। क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है द फैब्रिक इज रेगुलरली यूज्ड बाय एसएनको। ये हम बिल्कुल रेगुलरली यूज कर रहे हैं। जब रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो फिर आंसर फॉर यस क्या आएगा कि करंट परचेज प्राइस ऑफ 18.50 पर स्क्वायर मीटर शैल बी रेलिवेंट। अब देखिए जो पहले 200 हैं जो लो वाले हैं उसके लिए भी रेलिवेंट कॉस्ट करंट परचेज प्राइस है, और जो आपके यस वाले हैं उनके लिए भी परचेज प्राइस 18.50 है। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आई ऑफ फैब्रिक, यहाँ सिर्फ फैब्रिक लिखूंगा और नोट नंबर 1। और अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नीड 400 स्क्वायर मीटर और ये 18.50 मेरा रेलिवेंट कॉस्ट होगी 7400। अब इसका नोट मैं यहाँ पे ला रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में लिखा है फैब्रिक। ये याद रखिएगा कि विदाउट राइटिंग एंड नोट इसके मार्क्स नहीं होते, कि आपने एक्सप्लेन लाजमी करना होता है इस हिस्से को। मैं लिखूंगा तो फैब्रिक इज a stock of 200 square meter is not in stock and it has to be bought at price of rupees 18.50 per square meter. For remaining 200 square meter, relevant cost can also be rupees 18.50 per square meter because fabric is in regular use of the company. Hence, the relevant cost shall be rupees 7,400 और ब्रैकेट में इसके वर्किंग शो करेंगे 400 into 18.50। ये रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी हमारी। इसको मैं इसी फाइल के एंड पे ले आता हूँ। नोट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे आते हैं। This one is the note 1. ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन में दोबारा। ये दिस वन इज द पोर्शन ऑफ फैब्रिक। अब आइएगा सेकंड वुड। वुड के मुतालिक लिख रहा है वुड इज रेगुलरली यूज्ड बाय कंपनी, ये भी रेगुलर यूज में है and usually cost 8.20 per square meter. However, the company's current supply earliest delivery time for the wood in 3 weeks time. लेकिन ये जो हम 8 रुपीज 20 पैसा पर स्क्वायर मीटर में खरीदते हैं, इसके लिए हमें 3 वीक्स का टाइम चाहिए, यानी आज ऑर्डर दूंगा तो 3 वीक्स में स्टॉक आए। An alternative supplier could deliver immediately, but they would charge 8.50 per square meter. अलबत्ता अगर मुझे इमरजेंसी में चाहिए यानी जल्दी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, तो मैं बिल्कुल इसको बाय कर सकता हूँ ऑल्टरनेट सप्लायर से 8.50 पर स्क्वायर मीटर। एसन को already has 1000 meter square in inventory, but 980 meter square of this is needed to complete other existing orders in the next 2 weeks. ठीक है, जबकि 980 तो मुझे अगले 2 वीक्स के लिए चाहिए। The remaining 20 meter scale is not going to be used until 4th week. 100 meter of wood would be required by the project. अब देखिए ये बड़ी एक डिफरेंट सिचुएशन थोड़ी सी नजर आ रही है
कि मुझे 100 मीटर स्क्वायर जो है वुड का चाहिए, जबकि मेरे पास स्टॉक में 1000 मौजूद है, लेकिन उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 980 स्क्वायर मीटर ऐसा है जो किसी और ऑर्डर के लिए खरीदा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ जो 20 है वो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यानी 20 जो है वो मेरा 4th वीक में जाके यूज होगा, यानी अभी यूज नहीं होगा लेकिन रेगुलर यूज में। इसका मतलब इसको तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं और दूसरे काम के लिए बाद में भी बाई कर सकते हैं। लेकिन जो 80 स्क्वायर मीटर है, ये 100 माइनस 20 वो मुझे चाहिए होगा, तो ये मुझे अर्लियर चाहिए होगा, ये मैं इस स्टॉक में से यूज नहीं कर सकता, और ये मुझे बाय करने का 8.50 पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं थोड़ी सी इसकी वर्डिंग चेंज करता हूँ। अब आइएगा यहाँ पर, दिस इज वुड, नोट नंबर 2, ये तो बाद में लिखेंगे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको करता हूँ वुड की। लेकिन मैं लिखता हूँ 100 स्क्वायर मीटर of wood is required for this project, and current stock level is 1000 square meter. 980 square meter of existing stock is used for, is purchased or bought for other projects to be completed in 2 months. जी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर और नहीं? जरा मैसेज कीजिएगा। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। आई थिंक नमाज अजान शुरू हो गई है, तो नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, और नमाज के बाद इंशाल्लाह 10-12 मिनट के बाद हम क्लास शुरू करते हैं यहीं से दोबारा, ठीक है। हम वुड तक आए थे, और वुड में हमने पढ़ा था कि हमें 100 स्क्वायर मीटर जो है वुड चाहिए। यहाँ से देखें 100 स्क्वायर फीट, इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है स्टॉक में वो 1000 स्क्वायर मीटर है। 980 स्क्वायर मीटर एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है वो ऑलरेडी हमने जो बाय किया हुआ है वो हमें 2 मंथ टाइम में चाहिए। तो रिमेनिंग 220 square meter in stock can be used for this project, ठीक है, while remaining 80 square meter can have to be bought, ordered or bought। तो लिहाजा यहाँ रेलिवेंट कॉस्ट 2 बनेगी। जो 20 स्क्वायर मीटर उसके लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो ये 8.20 होगी, ठीक है। और जो रिमेनिंग है उसके ये 8.50 होगी। ये दो हमारी होंगी, यानी रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो हम निकालेंगे 20 इंटू 8.20 और प्लस 80 इंटू 8.50, क्योंकि 8.50 मुझे रश ऑर्डर में बाई करनी है, यानी कि मुझे अर्लियर बाई करने हैं, और अगर मुझे इमीडिएटली बाई करने हैं तो डेफिनेटली मुझे 8.50 के हिसाब से इसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो अमाउंट आ गई जो 8.50 से मुझे बाय करनी पड़ेगी। दिस वन इज द रेलिवेंट कॉस्ट। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें, दैट इज 20 इंटू 8.20 प्लस 80 इंटू 8.50 इज द रेलिवेंट कॉस्ट 844, ठीक है। अब जरा इसकी तरफ आते हैं।
और इसका भी नोट बनाते हैं, नोट नंबर 2। अब इस पे लिखूंगा मैं वुड इज आल्सो इन रेगुलर यूज and current stock level is 1000 square meter. Of this stock, 980 square meter has to be used in next 2 weeks for other projects, and we need 3 weeks order if intend to buy at rupees 8.20 per square meter. तो इससे आगे ये मैंने सिर्फ ये लिखा है कि 1000 स्टॉक में बेशक पड़ा हुआ है, वी नीड 100 square meter of wood for this project, and we can use only 20 square meter from existing stock, which will be bought regularly at rupees 8.20 per square meter, whereas remaining 80 square meter will have to be bought immediately at the price of rupees 8.50 per square meter. Hence the relevant cost shall be rupees 844, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो पूरी कैलकुलेशन 20 into 8.20 plus 80 into 8.50, ये नोट 2 हमारा तैयार हो जाए। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था वो जो हमने चार्ट पढ़ा था, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखें तो 20 जो है वो हम रेगुलरली चूंकि बाय कर रहे हैं, तो हम जब भी ऑर्डर देंगे 3 मंथ्स पहले, तो उसे हम 8.20 में लेंगे। मसला अब देखें, उसके सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखें, मैं 80 अभी ऑर्डर दूंगा इमीडिएटली, 20 का ऑर्डर जो है ना वो मैं जब रेगुलर ऑर्डर दूंगा उसके साथ इसको दे दूंगा, जो कि 3 मंथ के बाद मुझे मिल जाएगा, तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ, इसलिए वो 8.20 पे लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा लेबर। तो सबसे पहले वो कहता है 400 hours of labor, skilled labor is needed. The skilled labor force is employed under permanent contracts of employment, under which they must be paid for 40 hours per week labor, even if their time is idle due to absence of orders. यानी अगर मेरे पास ऑर्डर कोई है या नहीं है, कोई वर्क है या नहीं है, आई हैव टू पे टू स्किल्ड लेबर, यानी 400 आवर्स मेरे पास मुझे चाहिए, और लेबर इस वक्त हायर की हुई है। Their rate of pay is 20 per hour, although any overtime is paid at time and a half. In the next 2 weeks there is a spare capacity of 300 hours. अब देखो, अगले 2 weeks में मुझे जो स्टॉक चाहिए, वो जो मुझे लेबर आवर्स चाहिए वो 400 आवर्स चाहिए, जिसमें से 300 जो है वो स्पेयर है। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 300 स्पेयर हैं तो उसके लिए तो मुझे कोई पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 100 लेबर आवर्स जो हैं वो यकीनी बात है मुझे उसको पे करना पड़ेगा, और उसमें ऑल्टरनेट नहीं है, सिर्फ ओवर टाइम है, तो हम ओवर टाइम उसको पे करेंगे, दैट विल बी रेलिवेंट कॉस्ट। तो अब इसको जब मैं यहां आता हूं एक्सप्लेन करूंगा पहले, फिर यहां हम ये पहले लिख लेते हैं स्किल्ड लेबर, और नोट नंबर 3 यहां मैं हेडिंग दे रहा हूं स्किल्ड लेबर। देखिए, वी नीड 400 hours of skilled labor in the next 2 weeks. 300 labor hours will be available, and management hired them at fixed cost, यानी fixed rate,
irrespective of availability of jobs or not. Hence, there shall be no relevant cost for 300 लेबर hours. यानी 300 लेबर आवर के लिए मेरी कोई भी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं बन रही. क्यों? क्योंकि मेरे पास 400 मुझे चाहिए और 300 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. लेकिन जो 100 लेबर आवर्स हैं उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे उसके लिए ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो ये लिख रहा है कि इवन द टाइम इज आइडल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द रेट ऑफ पे इज 20 ऑल्दो एनी ओवरटाइम इज पेड एट टाइम इन एंड अ हाफ. यानी जहां जरूरत होगी हम उसको ओवरटाइम भी पे करेंगे, बट टाइम एंड अ हाफ. तो जहां ओवरटाइम आ गया तो मैं लिखूंगा फॉर रिमेनिंग. क्योंकि एक होता है ना कि शिफ्ट करेंगे फ्रॉम अदर वर्क, तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए मैं कॉस्टिंग नहीं कर सकता, तो सिर्फ यही ऑप्शन लूंगा ओवर टाइम की. फॉर रिमेनिंग 100 लेबर आवर्स, ओनली ऑप्शन is to get work through overtime at 50% premium. Hence, the relevant cost shall be, अब देखें, रेट है 20 पर आवर्स और 20 पर आवर और ओवर टाइम हाफ, टाइम एंड हाफ, यानी 30 पर आवर हो जाएगा. रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 300. ठीक है, दैट इज hourly rate per hour rupees 20 and overtime rupees 10 per hour. ठीक है, और ये 300 नहीं बनता, सॉरी 3000 बनेगा. अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 300 नहीं 3000 आएगा. ये कैलकुलेशन मैं यहां शो भी कर रहा हूं. 3000 कैसे आएगा? यानी 100 आवर्स के लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो 30 रुपीज पर आवर. तो ये 3000 अमाउंट आ गई स्किल्ड लेबर की. उसके बाद आ जाता है सेमी स्किल्ड लेबर 600. अब इसके लिए भी नोट लिख लेते हैं छोटा सा. नोट 3, जो मैं एक्सेल की शीट में आपके सामने लिख रहा हूं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है. अब इसको प्रॉपर मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा ब्रीफली. वी नीड 400 skilled labor hours for this contract, and in next 2 weeks 300 skilled labor hours will be available. There shall be no relevant cost for first 300 hours. However, for 100 labor hours, we need to work on overtime at rupees 30 per hour, और विद इन ब्रैकेट पे लिखूंगा रुपीज 20 प्लस ओवर टाइम रुपीज 10 पर आवर. Hence, the relevant cost shall be rupees 3000, 100 into 30. बस इतना सा नोट हमने यहां पर लिख दिया. अब आइएगा नेक्स्ट में सेमी स्किल्ड लेबर. अब सेमी स्किल्ड में देखिए वो कहता है 600 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड. देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी फॉर स्किल्ड लेबर वर्कर्स. यानी आप कह सकते हैं हम कि स्किल्ड लेबर फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कोई स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही. They are currently paid rupees 16 per hour or time and a half for overtime.
यानी इस वक्त हम उसको 16 रुपीज पे कर रहे हैं और जहां उससे एक्स्ट्रा काम लेना है तो हम टाइम हाफ उसको ओवर टाइम भी पे करते हैं. However, a local agency can provide additional semi-skilled worker for rupees 20 per hour. अब ये ऑप्शन आ गई. तो यहां पर अगर मैं आता हूं सेमी स्किल्ड लेबर में, नॉट फोर. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. सेमी स्किल्ड, देखिए, वी नीड 600 आवर्स और हम क्वेश्चन करेंगे कि डज स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट. आंसर इज नो. क्लियरली लिखा हुआ है देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट. कोई स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो अब मैं लिखूंगा कैन वी हायर लेबर डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट. क्या हम लेबर को मार्केट से हायर कर सकते हैं? तो वो भी ऑप्शन नहीं दी हुई. ये जो लिखा हुआ है ना कि लोकल एजेंसी कैन प्रोवाइड एडिशनल स्किल्ड लेबर, ये हायर नहीं कर रही है, वो हमें एक आउटसोर्स का कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो रहा है क्योंकि यह ऑप्शन आ रही है. तो आंसर इज नो. ठीक है. तीसरी फिर ऑप्शन आती है कि इज देयर एनी ऑल्टरनेट, देन आंसर इज यस. अब मैं रेलिवेंट कॉस्ट क्या लूंगा? रेलिवेंट कॉस्ट शैल बी लोअर ऑफ overtime, work with overtime, and hire from third party. तो अब ये दो कैलकुलेशन करनी है. अगर ओवर टाइम लगवाते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग लेबर से, तो हमें 16 रुपीज ये पे करना पड़ेगा और 1/2 ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी 16 + 8 24. यानी फॉर ओवर टाइम रेट पर आवर shall be rupees 24 per hour, but for hiring from third party rate per hour shall be rupees. ये तो गिवन है. अगर आप हायर करते हैं तो 20 रुपीज पर आवर होगा, 20 पर आवर. जो इसमें से कम होगी वही रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी. यानी इसका मतलब रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज वाली होगी. और मुझे कितने आवर्स चाहिए? 600. यानी 600 into 20 रुपीज, 12,000 विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट. अब इसी चीज को मैं यहां पर ब्रीफली लिखता हूं नोट में. नोट नंबर 4. We need 600 labor, semi-skilled labor hours, and currently no spare capacity exists. We have two alternates. First, complete the work through overtime, in which we have to pay rupees 24 per hour, within bracket rupees 16 regular pay plus rupees 8 overtime premium. Second alternate is to hire labor from agency, where cost per labor hour shall be rupees 20 per hour. The relevant cost per hour shall be lower of both alternates
that is rupees 20 per hour. Hence total relevant cost shall be rupees, अब मैं क्या करूंगा कि जो 20 को हमने मल्टीप्लाई किया था 12,000 और ब्रैकेट में शो कर दूंगा 600 into 20 which is equal to 12,000, यानी यही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। लास्ट पार्ट इसका, ₹5 absorption rate is standard factory overhead absorption rate. Rupees 2.50 per hour reflects the cost of factory supervisor salary and 2.50 per hour reflects general factory overheads cost. The supervisor is paid an annual salary, is also paid rupees 16 per hour for any overtime he works. He will need to work 20 hours overtime if this order is accepted. देखो इससे तो बहुत सिंपल है, आप ₹5 एब्जॉर्प्शन रेट है आपका ओवरहेड्स का, जिसमें वो लिख रहा है 2.50 पर आवर रेट जो है वो सुपरवाइजर की सैलरी है और 2.50 है जो जनरल फैक्ट्री कॉस्ट है। याद रखिएगा, पहले मैं जनरल फैक्ट्री कॉस्ट की बात करता हूं। जनरल फैक्ट्री कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अगर ये ऑर्डर नहीं मिलेगा तब भी 2.50 कॉस्ट होगी, तो लिहाजा ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। लेकिन आगे जो स्टेटमेंट लिख रहा है सुपरवाइजर इज पेड एन एनुअल सैलरी, तो ये भी इररेलेवेंट है, ये भी फिक्स्ड है, यानी ऑर्डर नहीं मिलेगा तब भी हम उसको पे करेंगे। लेकिन आगे लिख रहा है इज आल्सो पेड रुपीज 16 पर आवर फॉर एनी ओवर टाइम ही वर्क्स। हाँ, अलबत्ता अगर वो कोई ओवर टाइम लगाता है तो हम उसको 16 रुपीज पर आवर जो है उसको पे करेंगे। He will need to work 20 hours overtime if the order is accepted. अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट होता है तो मुझे 20 घंटे ओवरटाइम लगवाना पड़ेगा, विच इज रेलिवेंट कॉस्ट। यानी ऑर्डर मिलेगा तो कॉस्ट लगेगी, नहीं मिलेगा तो ये कॉस्ट नहीं लगेगी। तो इसमें जो रेलिवेंट कॉस्ट है ओवरहेड्स में वो बड़ी सिंपल है और इसकी कोई कैलकुलेशन की यहां मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, और वो हम वहीं पे लिख देंगे। सिंपल 20 ओवरटाइम रेट और लगेगा और 16 रुपीज पे करेंगे, विच इज 320। ठीक है, और इसको अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर नोट नंबर 5। हाँ, overhead cost includes two major costs, या two costs elements. First is supervisor salary and other is general overheads. The general overheads shall not be relevant cost because this cost cannot be avoided, can't be avoided. Order is rejected. The fixed salary of supervisor shall also be irrelevant cost because this project will not enhance this rate. However, over time expected to be conducted on this work shall be relevant cost, which will be rupees 320, that is 20 hours into rupees 16। ठीक है, तो ये मैंने सारा इसकी कैलकुलेशन की और नोट लिखे।
तो ये इसके नोट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रीफली लिखना। मैंने थोड़ा सा अभी एक्सप्लेनेशन ज्यादा की है ताकि आप इसको एक एक चीज को क्लियर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, अदरवाइज इतना लेंथी लिखने की भी जरूरत नहीं होती। तो अब इसको अगर मैं टोटल कर लूंगा तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट शेल बी 23,564। ये मेरा आंसर है इसका, दिस वन 23,564। तो ये पहला क्वेश्चन था जो पास्ट पेपर में आपको आया था, तो विंटर 2016। अच्छा, इसके बाद अगले अगले पेपर में जो आया वो आपका विंटर 17 है, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये छोटा सा क्वेश्चन था। इसके दो हिस्से हैं। पहला वो कह रहा है आइडेंटिफाई द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ क्योवाइट फॉर मेकिंग द डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर और नॉट। एक तो वो कहता है रेलिवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करना, दूसरा गिव कमेंट्स फॉर ईच ऑफ द अमाउंट विद रिगार्ड टू इट्स रेलिवेंस। ये वही नोट जैसे हमने अभी डिस्कस किए, वो कमेंट्स भी आप इसमें लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, ICL केमिकल्स। और यहां पे भी हम कंपनी का नाम लिखते हैं ICL केमिकल्स, स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। तो डाटा देख लेते हैं, और आई थिंक इसमें शायद मटेरियल की ही डिस्कशन है और ज्यादा नहीं है। ICL केमिकल्स ICLC has received an order for a product which is no longer produced internally by the company. ICLC has surplus capacity, therefore is serious considering taking up this order. अच्छा, ये जो प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर मिल रहा है ये अब वो इंटरनली प्रोड्यूस नहीं कर रही, लेकिन चूंकि हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हमें इस प्रोजेक्ट पे इस ऑर्डर को लेते हुए सीरियसली इसको कंसीडर करना चाहिए। The management accountant has analyzed the data and presented some facts and figures to the management, which shows the production of this special order would require 20,000 kg of raw material Q-white. यानी मुझे 20,000 kg raw material चाहिए। ICLC does not use Q-white for its regular product, यानी ये material regular use में नहीं है। But the company has 12,500 kgs lying in the stocks from the days when it used to produce this product. अलबत्ता जिस वक्त हम इस प्रोडक्ट को बनाते थे उस वक्त से जब बंद किया उस वक्त से 12,500 मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। This Q-white has a market value of rupees 220,000। अगर मैं उस Q-white को सेल करता हूं तो ये मुझे 220,000 रुपीज में सेल हो सकता है सारा मटेरियल। द बुक वैल्यू इज ₹20 पर केजी विच इज नॉट रेलिवेंट कॉस्ट, क्योंकि ये तो वो कॉस्ट है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिसपे आपने खरीदा हुआ है। लेकिन आगे लिखते हैं इफ ICLC बाइज दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट इट वुड कॉस्ट ₹24 पर केजी। दिस अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और अगर वो कहता है कि हम इसको बाय करते हैं तो 24 पर केजी में बाय करते हैं, ये फ्लो चार्ट का एक हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसी तरह पहले उसको लेके चलता हूं, आपसे क्वेश्चन करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक। तो अगर देखें आंसर इज यस, 12,500 मेरा स्टॉक में मौजूद है। यस फॉर 12,500 एंड नो फॉर, ठीक है, मुझे चाहिए 20,000 जिसमें 12,500 kg स्टॉक में मौजूद है। सो 7,500 स्टॉक में मौजूद नहीं है। नो फॉर 7,500। तो क्यों ना हम पहले नो की डिस्कशन कर लें, क्योंकि जो स्टॉक में मौजूद नहीं है दैट हैज टू बी बॉट, ठीक है। मैं लिखता हूं फॉर नो वी हैव टू बाय दिस स्टॉक इन फ्यूचर एट प्राइस ऑफ रुपीज। कितने में बाय करेंगे उसने क्लियरली लिखा है, इफ ICLC बाइज दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट इट वुड कॉस्ट ₹24 पर केजी। मैं इसको 24 में बाय करूंगा। सो विच इज अ रेलिवेंट
कॉस्ट, और यही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ रेलिवेंट कॉस्ट। ये सिर्फ अभी मैंने जो रेलिवेंट कॉस्ट लिखी है वो है 7500 केजी के लिए। नाउ कम टू द 12,500 केजी। इसके लिए वो क्या लिख रहा है 12,500 के लिए कि ये स्टॉक में मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये बाय किया था तब आपने जब आप इसको प्रोड्यूस करते थे, और अब आप इसको इंटरनली प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये सरप्लस पड़ा हुआ है, ये हमारा रेगुलर यूज में नहीं है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर यस। तो मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि इज इट इन रेगुलर यूज और नॉट, क्या ये रेगुलर यूज में है? तो आंसर इज नो, यानी ये रेगुलर यूज में भी नहीं है। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कहूंगा इज देयर एनी ऑल्टरनेट, कोई ऑल्टरनेट है? आंसर इज नो। और अगर आंसर नो है तो फिर रेलिवेंट कॉस्ट हमने क्या पढ़ी थी? रेलिवेंट कॉस्ट कैन बी मार्केट वैल्यू यानी सेल्स वैल्यू, जो कि हमारी उसने दी हुई है 220,000 रुपीज 220,000 रुपीज। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनी? अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो देखिए हम क्या शो करेंगे रेलिवेंट कॉस्ट में। जो पहले 7500 जो मैंने पहले डिस्कशन की उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट 24 रुपीज पर यूनिट है, प्लस जो 12,500 उसकी टोटल दी हुई है 220,000। जो भी आंसर आएगा वो रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगा। तो इसमें तो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें तो सिर्फ आपने कैलकुलेशन शो करनी है और लिख देना है। पर मैं इसी फॉर्मेट में रहने देता हूँ, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और इसका नोट एक ही बनेगा। तो ये अमाउंट बनेगी 7500 इंटू 24 प्लस 220,000। तो रेलिवेंट कॉस्ट शैल बी 400,000। ठीक है, इसका नोट मैं यहीं ले आता हूं। मटेरियल का नाम क्या है जी? मटेरियल का क्योवाइट is not in regular use. The current stock level of 7,500 kgs, sorry 12,500 kgs represents मतलब useless stock which can only be sold at rupees 220,000 shall be relevant cost. Remaining 7,500 kgs will have to be bought at price of rupees 24 per kg, which shall be relevant cost. ठीक है, ये मैंने आपके सामने नोट लिखा है, इसको मैं जरा यहां ले आता हूं। इस पर ठीक है, ओके जी। तो ये इसके साथ इसकी कैलकुलेशन भी शो कर दी हो तो आप कर सकते हैं कि इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। यहां मैं नोट लिख रहा हूं, नोट नंबर 1। बस यही उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, दिस वन। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 10 मार्क्स का।
क्योंकि बहुत सिंपल था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये थ्योरेटिकल पोर्शन आया था, अगेन 10 मार्क्स का। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट, इसको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ उसको 2 एग्जांपल्स भी आपने देनी है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली अ बेनिफिट which is foregone or lost when we choose an alternate. For example, a person is working, owns a shop और उसने उसको रेंट पे दिया हुआ है and he is earning rent of rupees 50,000 per month. Now he intends to start his own business on this shop. So the benefit which is lost by choosing an alternate here is to start his own business shall be the relevant cost. Hence the relevant cost shall be 50,000 per month. In the same way, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया कि if the material is not in a use and it was purchased as a result of overbuying, but it has some sales value, if this material is used in the current job, then the benefit from sale of existing stock shall be lost, which shall be relevant cost for this project. तो इस तरह आपने 2 एग्जांपल्स देकर इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आया था। अलबत्ता ये क्वेश्चन 4 अगेन जरा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव था जो पेपर में आया था आपको। इसमें 2 पोर्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए जो है वो आपका रिलेट करता है, ये विंटर 2021 जो लेटेस्ट अटेम्प्ट आपकी हुई है उसमें आया था और इसमें मटेरियल 3 है, ए बी और सी, और यूनिट्स इन इन्वेंट्री नील, यूनिट्स रिक्वायर्ड 40, एडिशन इंफॉर्मेशन करंट परचेज प्राइस इज 7 पर केजी। तो इसके देखें, इसमें वो कह रहे हैं ए पार्ट में रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बी में कह रहा है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो अब इस दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम 2 स्टेटमेंट बना लेते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास और इसका टाइटल कोई नहीं है, तो इसको हम कंपनी के नाम से शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसका नाम कंपनी दे दिया। अब यहां लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने ये नहीं मांगा हुआ कि इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें, यहां पर सिर्फ कह रहा है व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो यहां पर आपको किसी किस्म का कोई वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन जरूर शो करें। लेकिन अभी मैं करूंगा उसी तरीके से ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। तो पहले मटेरियल ए की तरफ आते हैं, इसमें 3 मटेरियल है, मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी। अब ए की तरफ देखते हैं, वो कहता है यूनिट्स इन इन्वेंट्री नील, यानी इस वक्त कोई स्टॉक मेरे पास मौजूद नहीं है, एंड वी नीड यूनिट्स रिक्वायर्ड 40 यूनिट्स। अब 40 यूनिट्स मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अंडरस्टूड है यहाँ पर कि अगर मेरे पास स्टॉक में नहीं है और मुझे एक ऑर्डर मिल रहा है जिसमें मुझे 40 केजी या यूनिट्स चाहिए, तो मुझे 40 यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे। किस प्राइस पे बाय करूंगा? 7 रुपीज पर यूनिट, दैट शैल बी द रेलिवेंट कॉस्ट। तो इसके लिए तो सिंपल मैं यहाँ नोट की बजाय वर्किंग शो करूंगा और यहाँ लिखता हूँ 40 इंटू 7, 280, और ये वर्किंग यहां पे ले आता हूं, वर्किंग 1, मटेरियल ए, और इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? सिंपली अगर मैं उसी तरह लेके जाऊं, चले जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया था, मैं उसी फॉर्मेट में लेके जाता हूं, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, इज डिजायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक, क्या जो क्वांटिटी मुझे चाहिए वो स्टॉक में मौजूद है? आंसर इज नो, क्योंकि स्टॉक तो है ही नहीं।
तो यहां पर आंसर आया नो। तो अगर आंसर नो है तो हमने क्या पढ़ा था, द रेलिवेंट कॉस्ट शैल बी एज पर चार्ट करंट परचेज कॉस्ट। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट जो होगी वो मेरी करंट परचेज कॉस्ट होगी, विच इज इक्वल टू, दैट इज ₹7 पर यूनिट। टोटल रेलिवेंट कॉस्ट मेरी बनेगी ₹7 इंटू 40 kg चाहिए, इज इक्वल टू ₹280। इसी तरह हम मटेरियल बी की तरफ देखते हैं। मटेरियल बी में वो कहता है यूनिट्स इन इन्वेंट्री 100 यूनिट मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद है जो मैंने ₹10 पर यूनिट में बाय किए थे। ठीक है, तो यूनिट रिक्वायर्ड कितने हैं मेरे, 150, यानी अब 100 स्टॉक में है और 50 स्टॉक में नहीं है। तो करंट परचेज प्राइस इज 14 per unit. Material has no use in the company other than for the project under consideration. Unit in inventory can be sold for ₹12 per unit. ठीक है, अब ये दोनों इंफॉर्मेशन है, मैं इसको भी उसी डिटेल में लेके जाता हूं। वर्किंग नंबर 2, मटेरियल बी। पहला क्वेश्चन उसी तरह, इज डिजायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक, आंसर इज यस, स्टॉक में मौजूद है फॉर, और कितना मौजूद है, फॉर 100 यूनिट्स। 100 यूनिट के लिए आंसर यस है, एंड आंसर इज नो फॉर 50 यूनिट्स। एक दफा फिर देख लो क्वेश्चन में कि वो कह रहा है जी कि मुझे 100 जो है वो स्टॉक यूनिट्स इन इन्वेंट्री जो है वो 100 है, दिस वन 100 स्टॉक में मौजूद है, लेकिन मुझे यूनिट चाहिए कितने, 150। इसका मतलब वही फ्लो चार्ट के थ्रू 100 स्टॉक में मौजूद है, 50 स्टॉक में मौजूद नहीं है, दोनों इसमें कवर हो। अच्छा, तो आते हैं फॉर नो। नो, चूंकि अगर मैं कहता हूं जी के 50 यूनिट स्टॉक में नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या कहूंगा, वी विल हैव टू बी, वी will have to buy in future at current purchase price of rupees, देखें कितने में खरीद सकते हैं, 14 पर यूनिट, which is will be relevant cost for 50 यूनिट्स। ये मैंने सिर्फ 50 यूनिट्स की बात की, जो 50 यूनिट मेरे पास स्टॉक में नहीं है, यकीनन मुझे इसको बाय करना पड़ेगा, और इसको मैं बाय करूंगा 14 रुपीज पर यूनिट में, जो और तो जो कि मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अच्छा, अब आ जाए जो स्टॉक में मौजूद है, उसके लिए क्वेश्चन क्या करेंगे, फॉर यस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विल बी, इज इट इन रेगुलर यूज, क्या ये रेगुलर यूज में है। हमने पढ़ा है, क्लियरली लिखा हुआ है, द मटेरियल हैज नो यूज इन द कंपनी अदर देन फॉर द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन, यानी जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसके अलावा किसी और में यूज नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं जी कि आंसर इज नो, यानी किसी किस्म का कोई रेगुलर यूज में नहीं है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैज इट एनी ऑल्टरनेट, और यहां पर क्वेश्चन में ऑल्टरनेट भी कोई नहीं दिया हुआ, तो लिखूंगा आंसर इज नो। और हमने क्या पढ़ा था, देन रेलिवेंट कॉस्ट शैल बी sales value which is equal to 12 per unit. The unit inventory can be sold for ₹12 per unit. ठीक है,
तो अब ये है फॉर 1100 यूनिट्स। तो मेरी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कैसे बनेगी? टोटल रेलिवेंट कॉस्ट सारी कैलकुलेशन की है। जो 50 यूनिट्स हैं उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट 14 रुपीज पर यूनिट है, और जो 100 यूनिट्स हैं उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट 12 पर यूनिट। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन सारी जो मैंने शो की है वो यहां ले आते हैं। 50 into 14 plus 100 into 12, that is 1900 shall be the relevant cost of material P. सिर्फ फ्लो चार्ट को फॉलो करना, सिर्फ फ्लो चार्ट। अब वर्किंग नंबर 3 मटेरियल सी देखते हैं। यूनिट्स इन इन्वेंट्री 50 पर यूनिट, ये ऑलरेडी बाय किए हुए हैं, और मुझे मटेरियल चाहिए 120 यूनिट्स। ये भी वही सेम आ गया। जब मैं पहला क्वेश्चन करूंगा, इज डिजायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक, आंसर इज यस फॉर 50 यूनिट्स, नो फॉर 70 यूनिट्स। जो अब नो है वो तो मुझे खरीदने पड़ेंगे। जैसे आगे लिखता है करंट परचेज प्राइस इज 22 पर यूनिट, द मटेरियल इज रेगुलरली यूज इन करंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। अच्छा, ये रेगुलर यूज में है। तो अब जरा इसकी भी डिस्कशन करते हैं। वर्किंग 3 मटेरियल सी। पहला क्वेश्चन उसी तरह मैं करूंगा, इज डिजायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक, आंसर इज यस फॉर हाउ मेनी यूनिट्स। देखो 50 यूनिट स्टॉक में पड़े हुए, तो मैं 50 यूनिट्स लिखता हूं, एंड आंसर इज नो फॉर कितने यूनिट के लिए आंसर नो है? देखिए टोटल 120 यूनिट्स आपको चाहिए, 50 स्टॉक में मौजूद है, 70 मुझे बाय करने पड़ेंगे। फिर उसी तरह जो बाय करने पड़ेंगे जिसका आंसर नो है, वो तो यकीनन मुझे बाय करने पड़ेंगे। जब बाय करने पड़ेंगे तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट शैल बी अ रेलेवेंट कॉस्ट। वही स्टेटमेंट लिखता हूं, फॉर नो we have to buy in future at a purchase cost of rupees, यहां पर purchase cost है 22, which will be relevant cost, which will be relevant cost for how many units? 70 units। ठीक है, ये तो एक हिस्सा आ गया। अच्छा, अब मैं आता हूं जी फॉर यस। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि इज इट इन रेगुलर यूज, क्या ये मेरे रेगुलर यूज में है? आंसर इज यस, ये तो रेगुलर यूज में है। और जब रेगुलर यूज में है तो मेरा आंसर क्या होगा? देन रेलिवेंट कॉस्ट शैल बी करंट परचेज कॉस्ट ऑफ ₹22 पर यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए जो ये किन के लिए है, ये वाले 22 पर यूनिट फॉर 50 यूनिट्स जो स्टॉक में मौजूद है। अच्छा, अब देखिए जो 70 यूनिट्स हैं उसके लिए भी 22 रुपीज प्राइस है, यानी रेलिवेंट कॉस्ट है, और जो 50 यूनिट्स हैं उसके लिए भी 22 है। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट शैल बी 120 units into rupees 70, which is equal to rupees 80,400, I think। यहां कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वर्किंग 3 120 into 70 8400। ठीक है जी, तो ये मेरा ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, एंड द टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 10,580। ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट आई अभी पार्ट ए की। ठीक है, अब इसी को मैं पार्ट बी में लेकर जाता हूं। अगर पार्ट बी में देखें तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है, तो इसी को कॉपी करते हैं।
और यहां पर मटेरियल्स की जगह मैं लेबर कर देता हूं। अलबत्ता यहां मटेरियल ए बी सी नहीं आएगा। देखिए पहला लेबर है अनस्किल्ड, दूसरा आई थिंक सेमी स्किल्ड एंड थर्ड वन इज स्किल्ड। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेशन मैं यहां पर पहले खत्म करता हूं। अगेन इसको भी वर्किंग 1 2 3 में लेके जाएंगे। अब यहां पर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपने वही रेलिवेंट कॉस्ट यूज करनी है जो पहले की थी। पार्ट मटेरियल सी पार्ट, अच्छा मैं कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही? चेक इट प्लीज। मैसेज कीजिएगा मुझे कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, मैं दोबारा कर दूं। ओके 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 ठीक है जी। ये थर्ड पार्ट सी वाला पार्ट दोबारा देख लें। देखिए मुझे 120 यूनिट्स चाहिए। 50 यूनिट जो है वो स्टॉक में मौजूद है। 50 परचेज फॉर ₹20 पर यूनिट। और वो लिख रहा है करंट परचेज प्राइस इज 22 पर यूनिट एंड मटेरियल इज रेगुलरली यूज्ड इन करंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, और रेगुलरली यूज। तो अब जरा देखते हैं इसी एक्सेल की शीट में आइएगा। देखिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। पहला हिस्सा देखें, इज डिजायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक, कि जो इतना स्टॉक मुझे चाहिए क्या वो मेरे पास मौजूद है। तो मुझे चाहिए 120 केजी और स्टॉक में मौजूद है 50। तो मैंने 50 के लिए आंसर यस कर दिया और 70 के लिए आंसर नो कर दिया। ओके, अब मैं नो की तरफ आता हूं पहले। तो फॉर नो वी हैव टू बाय इट इन फ्यूचर एट अ करंट परचेज प्राइस ऑफ ₹22 पर यूनिट। यानी जो 70 यूनिट्स हैं उनके लिए विच विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर 70 यूनिट्स। यानी जो 70 यूनिट्स हैं उसको मुझे फ्यूचर में बाय करना पड़ेगा। और किस प्राइस पे बाय करूंगा? ₹22 पर यूनिट। अच्छा अब आगे आते हैं जो बाकी रिमेनिंग 50 यूनिट है जिसका आंसर यस आया, जो स्टॉक में मौजूद है। इसके लिए हम फ्लो चार्ट के मुताबिक सेकंड क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या ये रेगुलर यूज में है? आंसर इज यस, ये रेगुलर यूज में है। तो रेलिवेंट कॉस्ट शैल बी तक, अगर रेगुलर यूज में है तब भी मेरी जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो करंट परचेज प्राइस है, जो कि ₹22 पर यूनिट है। तो यही ₹22 पर यूनिट पहले 70 यूनिट्स के लिए भी रेलिवेंट कॉस्ट थी और यही 22 पर यूनिट नेक्स्ट 50 यूनिट्स के लिए भी रेलिवेंट कॉस्ट है। तो लिहाजा इसको इकट्ठा कर दिया मैंने, 120 इंटू 70 8400। ठीक है जी। अब लेबर में आते हैं जी। लेबर में पहले अनस्किल्ड लेबर की क्या स्टेटमेंट दी हुई है? अनस्किल्ड में मुझे 12,000 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं। 12,000 वो लिखता है पेड एट ₹8 per hour and existing staff are fully utilized. The company will hire new staff to meet this additional demand. यानी वो क्लियरली लिख रहा है कि ₹8 हम इस वक्त पे कर रहे हैं और जितना मेरे पास स्टाफ है वो सारा फुली यूटिलाइज हो रहा है और कंपनी जो है वो नया स्टाफ हायर करेगी जब उसको एडिशनल डिमांड चाहिए, यानी जब उसको जरूरत होगी वो नया स्टाफ हायर कर लेगी। तो इसके लिए हम उसी फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं और मैं पहली चीज ये लिखूंगा, पहला क्वेश्चन ये मैं अनस्किल्ड लेबर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि डज स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट। अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक तो उसने क्लियरली कहा है कि हमारे पास कोई स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो कैसे पता लगेगा? कि स्टेटमेंट को देखें, एग्जिस्टिंग स्टाफ आर फुली यूटिलाइज्ड, कि जितना स्टाफ है वो इस वक्त फुली यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डज स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, आंसर इज नो। ठीक है, यानी इस वक्त कोई स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर आंसर नो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा? कैन वी हायर लेबर फ्रॉम मार्केट
क्या हम लेबर को मार्केट से हायर कर सकते हैं? तो क्लियरली लिखा हुआ है कंपनी विल हायर न्यू स्टाफ टू मीट दिस एडिशनल डिमांड। तो आंसर इज यस। तो जितनी अमाउंट में हायर करेंगे वही रेलिवेंट कॉस्ट होगी, जो कि 8 रुपीज ही होगी। ठीक है, तो हायरिंग कॉस्ट पर आवर ऑफ ₹8 per hour shall be relevant cost, shall be relevant cost, as total relevant cost shall be is equal to कितने आवर्स चाहिए मुझे? आवर्स 12,000 आवर्स चाहिए इनटू 8 इज इक्वल टू ₹96,000। ठीक है जी, ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी 96,000, यानी 12,000 इंटू 8 फॉर अनस्किल्ड लेबर। तो ये लेबर का फ्लो चार्ट अब आपने माइंड में रखना है। अब वर्किंग टू पहले लिख लेते हैं हम, सेमी स्किल्ड लेबर। सेमी स्किल्ड में लिखते हैं कि आवर्स रिक्वायर्ड 2000, पेड एट ₹12 पर आवर, हम इसको 12 रुपीज पर आवर में पे करेंगे। These employees are difficult to recruit and the company retains a number of permanently employed staff if there is no work to do। यानी ये एम्प्लॉइज जो है इनको हायर करना काफी मुश्किल है, इसलिए कंपनी जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयड अपने पास रखती है चाहे काम नहीं भी हो। There is currently 800 hours of idle time available, यानी 800 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है जिसका रेलिवेंट कॉस्ट 0 होगी। And any additional hours would be fulfilled by temporary staff that would be paid at ₹14 per hour। अलबत्ता जो रिमेनिंग आवर्स है वो क्लियरली लिख रहा है कि उसको हम टेम्परेरी स्टाफ के थ्रू फुलफिल कर लेंगे, यानी टेम्परेरी स्टाफ हमें मिल जाएगा इसके इस वर्डिंग के मुताबिक, तो वो 14 पर आवर होगा, उसको पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी वही क्वेश्चन करते हैं हम पहले, does spare capacity exist? अच्छा, अब देखें, आंसर इज यस, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कितने आवर्स की? 800 आवर्स, और 800 आवर्स, एंड आंसर इज नो फॉर जो रिमेनिंग 1200 है, यानी जो 800 आवर्स हैं उनके लिए आंसर जो है वो यस है, और जो 1200 है उसके लिए आंसर नो है। यानी मीन 800 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है और 1200 आवर्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो अवेलेबल नहीं है उसकी तरफ मैं आता हूं। इफ आंसर इज नो, देन हम क्या क्वेश्चन करेंगे? कैन वी हायर लेबर फ्रॉम मार्केट? अब यहां उसने लिखा है कि हाँ टेम्परेरी आप हायर कर सकते हो, आंसर इज यस। तो 1200 यूनिट्स के लिए जो हायरिंग कॉस्ट है 14 पर आवर, वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, सो द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर 800 आवर्स, सॉरी 1200 आवर्स shall be ₹14 पर आवर। अब आ जाए यस की तरफ, 800 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इफ द आंसर इज यस, then relevant cost shall be 0 for 800 hours। यानी 800 घंटों के लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो नहीं होगी, क्योंकि हमें पे ही नहीं करना। लेकिन जो 1200 आवर्स है उसके लिए मुझे 14 पर आवर पे करना है। सो द टोटल रेलिवेंट कॉस्ट shall be 1200 into 14। ये कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर बाद में मैं ये अमाउंट लिख लेता हूं। 1200 into 14 which is 16,800। This is the relevant cost for semi skilled labor। अब आ जाए skilled labor।
अच्छा, स्किल्ड लेबर में वी नीड 800 लेबर आवर्स और लिख रहा है पेड एट ₹15 per hour. There is a severe shortage of employees with these skills, and the only way that this labor can be provided for the new project would be for the company to move employees away from making product X. यानी अब यहाँ ये बता रहा है कि जो लेबर, स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, ये स्वेयर शॉर्टेज है, यानी ये तो मिलना एक किस्म का शॉर्ट टर्म में नामुमकिन से सिचुएशन नजर आती है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आती है कि हम उसको एक एग्जिस्टिंग वर्क जो कि प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं उससे मूव करना पड़ेगा। A unit of product X takes 4 hours to make and makes a contribution of 24 per unit. और जो प्रोडक्ट X है वो एक यूनिट जो है वो 4 आवर्स में बनता है और उससे जो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है वो 24 पर यूनिट। ठीक है, इसकी तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन, डज स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट? आंसर इज नो। किसी किस्म की कोई स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कैन वी हायर द लेबर फ्रॉम मार्केट? बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, आंसर इज नो, क्योंकि उसने क्लियरली लिख दिया है कि मार्केट में लेबर अवेलेबल नहीं है, बल्कि स्वेयर शॉर्टेज का वर्ड है। नेक्स्ट आएगा, फिर अगर ये आंसर नो आता है फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, इज देयर एनी ऑल्टरनेट? ये भी उसने कहा है आंसर इज नो। उसने कहा ओनली ऑप्शन, ओनली ऑप्शन का मतलब ऑल्टरनेट है ही नहीं। तो फिर हमारी रेलिवेंट कॉस्ट एज पर फ्लो चार्ट शैल बी रेट पर आवर प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। जरा देखते हैं इसमें रेट पर आवर कितना। रेट पर आवर दिया हुआ है पेड एट ₹15 पर आवर। ठीक है, तो रेट पर आवर जो है ₹15 है प्लस, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वो जो प्रोडक्ट एक्स हमें कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रही है वो लॉस्ट हो जाएगा। अब वो हमें कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है, करके दे रही है 24 पर यूनिट, लेकिन मुझे चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आवर, यानी 24 नहीं चाहिए, पर आवर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा कि 24 अगर मुझे एक यूनिट कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देता है और एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 4 आवर्स चाहिए, तो इसका मतलब पर आवर कंट्रीब्यूशन जो है वो ₹6 हुआ। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको मैं लिखता हूं प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर ₹6। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ₹21 पर आवर। ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई? इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स आई नीड? 8000 into 21। आंसर कैलकुलेट करके यहां लिख लेते हैं, 8000 into 21, 168 shall be relevant cost. Total relevant cost of labor is 28800। तो ये जितने भी क्वेश्चन पास पेपर में आए थे, इसके 4 क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए। पहले का जरा नोट्स वहां यहाँ मैंने कर दिए। ये शीट दोबारा मैं शेयर कर लूंगा। पहले क्वेश्चन किए थे, इसके नीचे एक नोट लिखे हुए वो मैं कर दूंगा। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से तो बताइए, मैं उसको पहले डिस्कस कर दूं। वर्किंग 3 ऑफ लास्ट क्वेश्चन, देखिए वर्किंग 3 जो है दिस वन, लास्ट क्वेश्चन की दिस वन। देखिए हमारे पास जो लेबर है 8000 और चाहिए लेबर के, स्किल लेबर के, और वो लिख रहा है कि देयर इज वेयर शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज विद दीज स्किल्स एंड द ओनली वे दैट दिस लेबर
can be provided for the new project would be for the company to move employees away from making product X. A unit of product X takes 4 hours to make and makes a contribution of 24 per unit. ये सारी चीजों को माइंड में रखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, तो ये इस वर्डिंग से क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास किसी किस्म की कोई स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। फ्लो चार्ट को मत में लाइए और उसके बाद अगर आंसर इज इफ द आंसर इज नो, फिर हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, कैन द लेबर बी हायर्ड फ्रॉम द मार्केट, क्या हम मार्केट से हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्लियर नजर आ रहा है कि हम मार्केट से लेबर को हायर नहीं कर सकते क्योंकि स्पेयर शॉर्टेज का वर्ड है। तो फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या हमारे पास किसी किस्म का कोई ऑल्टरनेट एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन देखें तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर रेलिवेंट कॉस्ट फ्लो चार्ट के मुताबिक दो होंगी, एक जिस रेट पे आप उसको पे कर रहे हो प्लस जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं पर आवर, वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है, जो कि 6 रुपीज पर यूनिट नहीं है, पर आवर में कन्वर्ट किया मैंने 6 रुपीज 24 को, और 15 रुपीज रेट है, तो 168 मेरी रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ओके। नोट नंबर 1, 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, करंट स्टॉक लेवल जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर 200 मीटर था और मुझे 400 स्क्वायर मीटर चाहिए। इसका मतलब 200 स्टॉक में मौजूद है और 200 स्टॉक में मौजूद नहीं है। जो स्टॉक में मौजूद नहीं है वी हैव टू बाय इट, तो वो 18.50 जो करंट परचेज प्राइस है वो अप्लाई कर दी। अच्छा, जो अब मेरा स्टॉक में मौजूद है 200 स्क्वायर मीटर, उसके लिए भी मुझे दूसरा क्वेश्चन ये करना है क्या वो रेगुलर यूज में है। तो यकीनी बात है क्वेश्चन में वो लिखता है हाँ ये रेगुलर यूज में है। जब रेगुलर यूज में है तो उस सूरत में भी करंट परचेज प्राइस मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी एज पर फ्लो चार्ट। और इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो इसके लिए नहीं है, इस ऑर्डर के लिए नहीं है, चूंकि रेगुलर यूज में है, ये किसी और ऑर्डर्स के लिए है। जब तक मुझे ये ऑर्डर मिलेगा या तो वो स्टॉक खत्म हो चुका होगा, या अगर मौजूद भी होगा तो मैं इस स्टॉक को उसके लिए यूज नहीं करूंगा, मुझे उसके लिए अलग बाय करना पड़ेगा। इसलिए दोनों के लिए रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो सेम आती है फ्लो चार्ट के मुताबिक। ठीक है जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल्स। ठीक है, ओके। यस, क्वेश्चन आपने किया कि क्या हम नोट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन, वर्किंग मटेरियल सी वर्किंग रेट इज 22 फ्रॉम वेयर 120 केम, वर्किंग 3 मटेरियल सी। फिफ्टी यूनिट और 22, वी हैव टू बाय इन फ्यूचर एट अ प्राइस ऑफ 22 पर यूनिट। ठीक हो गया, विल बी रेलिवेंट कॉस्ट फॉर 70 यूनिट। ठीक है, 70 यूनिट के लिए रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो 22 है। ठीक है, ये मैं ठीक कर लेता हूँ, सॉरी, ये 22 70 यूनिट्स के लिए मेरी रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो 22 बन रही है। एक मिनट देख लेते हैं। करंट परचेज प्राइस 120, 70 मुझे बाय करने पड़ेंगे और 70 को मैं बाय करूंगा 22 रुपीज में, 70 को 22 रुपीज में। ठीक है, और जो 50 यूनिट स्टॉक में पड़े हुए हैं वो भी मुझे बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें 22 में इसको 120 इंटू 22 करना था।
तो इसको दोबारा कर लेते हैं, 120 इंटू 22, तो 70 यूनिट्स आ गए हैं, ये लिखना ये था। तो 2640, थैंक यू, 2640। मैंने यूनिट्स को यूनिट से मल्टीप्लाई करनी, एक प्राइस लेनी थी, एक यूनिट लेनी थी। फिफ्टी के लिए, हाँ जी, 50 यूनिट्स के लिए भी प्राइस जो है वो 22 होगी, क्योंकि वो रेगुलर यूज में। और सेम यही चीज जो आप स्क्वायर मीटर का पूछ रहे हो ना, कि 200 रुपये मीटर्स के लिए, वो भी हमारा सेम वही होगा। मैं एक दफा जरा पिछली किसी लेक्चर को अगर ओपन करूं तो आपको वो चार्ट की तरफ लेके जाता हूं। आई थिंक सो, यहां हमने चार्ट डिस्कस किया था। नो, ये देखिए, दिस इज अ चार्ट ऑफ लेबर। मुझे याद नहीं किस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आप फ्लो चार्ट सामने रखो तो आपको ये क्लियरली नजर आ जाएगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ कि किस में मैंने डिस्कस किया था वो, लेकिन शीट आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो उसमें से जरा देख लीजिएगा, फ्लो चार्ट को फॉलो करें। देखिए, अगर आपके पास एक मटेरियल ऐसा है जो रेगुलर यूज में है, बेशक वो स्टॉक में मौजूद है, आपने उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो तो पास्ट कॉस्ट है। मुझे आई हैव टू बाय इट इन फ्यूचर, जितने में बाय करोगे वो रेलिवेंट कॉस्ट, और जो स्टॉक में मौजूद नहीं है वो भी बाय कर, तो दोनों के लिए रेलिवेंट कॉस्ट सेम ही होगी, उसमें फर्क नहीं आएगा। पॉइंट 2.3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट 2 और पॉइंट 3, वुड और स्किल्ड लेबर। चलिए वुड की तरफ आते हैं। देखें, वुड पे वो लिखता है, वुड इज रेगुलरली यूज बाय द कंपनी एंड यूजुअली कॉस्ट 8.20 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये रेगुलर यूज में है, यानी अगर मैं खरीदता हूं तो 8 रुपीज 20 पैसा में मैं बाय कर सकता हूं। However, the company's current supply earliest delivery time for wood is 3 weeks. देखो, अगर मुझे स्टॉक चाहिए तो मुझे आज ऑर्डर करूंगा तो 3 वीक्स के बाद ऑर्डर आएगा। Alternate supplier could deliver immediately, but they would charge 8.50 पर स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर मुझे जल्दी चाहिए तो मेरे पास ऑल्टरनेट सप्लायर है जो मुझे हाई रेट पे सप्लाई करके देगा 8.50 पर स्क्वायर मीटर। और वो कह रहा है जी कि एसन कंपनी ऑलरेडी हैज 1000 मीटर स्क्वायर इन इन्वेंटरी, 1000 स्क्वायर मीटर मेरा स्टॉक में मौजूद है, but 980 meter square of this is needed to complete the other existing order in next 2 weeks। जबकि मुझे अगले, ये जो 1000 स्टॉक में मौजूद है, ये स्टेटमेंट समझनी है आपने। जो 1000 स्क्वायर मीटर मेरा स्टॉक में मौजूद है, इसमें 980 स्क्वायर मीटर ऐसे हैं जो कि अगले 2 वीक्स में मुझे जो ऑर्डर चल रहे हैं उसमें यूज होगा। देखो, जो यकीनी बात अगले 2 वीक्स में यूज होना है उसको तो मैं यूज कर ही नहीं सकता। remaining 20 meters is not going 20 square meter is not going to be needed until 4th week time। यानी इसका मतलब देखो सिंपल, अगर मैं आज ऑर्डर देता हूं न्यू के लिए तो वो 3 महीने बाद आएगा, तो एग्जिस्टिंग तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन 3 महीने के बाद 20 जो है वो मेरे पास स्टॉक में मौजूद होंगे, 20 वो मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। उसके लिए तो रेलिवेंट कॉस्ट 8.20 होगी। लेकिन जो रिमेनिंग 80 यूनिट्स हैं, अगर मुझे आज ऑर्डर मिल जाता है तो मुझे आज बाय करने पड़ेंगे। वो कैसे बाय करूंगा? वो मैं इमीडिएटली बाय करूंगा और उसके लिए मुझे प्राइस पे करने की पड़ेगी 8.50। इसलिए अगर आप सोल्यूशन में देखो तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कि यानी जो 20 यूनिट्स हैं उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट 8.20।
अगर इसको ब्रैकेट्स लगा दूं, 20 यूनिट्स के लिए 8.20 और 80 यूनिट्स के लिए 8.50, ये रेलिवेंट कॉस्ट होगी। इसी तरह स्किल्ड लेबर की आप बात कर रहे हो, थर्ड पॉइंट, 400 hours of skilled labor is needed. The skilled labor force is employed under permanent contract of employment under which they must pay for 40 hours week labor. Even if their time is idle due to absence of orders, their rate of pay is ₹20 per hour. Although any overtime is paid at time and a half, in the next 2 weeks, there is spare capacity of 300 labor hours. देखो बड़ा क्लियर लिख रहा है कि मुझे 400 लेबर आवर्स चाहिए और इस वक्त हमने लेबर हायर की हुई है परमानेंट बेसिस पर, और अगर वो आइडल होगी तब भी हम उसको पे करेंगे। इसका मतलब अगर मुझे ऑर्डर मिलता है फौरन तो अगले 2 वीक के लिए 300 लेबर आवर्स मेरे पास स्पेयर है, तो इसका मतलब फौरन उस लेबर को यूज कर सकता हूं। तो उन 300 आवर्स के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर 2 वीक्स तो मुझे 100 आवर्स मुझे और चाहिए होंगे, वो उस वक्त जो है लेबर फुली एम्प्लॉयड हो जाएगी, इसलिए जो उसको रेट पर आवर प्लस ओवर टाइम पे करोगे वही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, 20 रुपीज प्लस टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या है, 20 प्लस हाफ 10, 20 प्लस 10 30 रुपीज पर यूनिट जो है, पर आवर जो है वो मेरा रेलिवेंट कॉस्ट होगी, जो आप यहां से देख सकते हो, ये 30 रुपीज पर आवर, जो कि 3000 रुपीज बन रही है। ठीक है जी। अब्जॉर्प्शन रेट, इसी में ओवरहेड्स की तरफ आते हैं। तो ओवरहेड में देखते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है। देखिए वो कहता है जी 5 रुपीज एब्जॉर्प्शन रेट है, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, एक असूल याद रखिएगा रेलिवेंट कॉस्ट में, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बड़े केयरफुली सुनिए। अगर आपकी फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन रेट है वो कभी भी रेलिवेंट नहीं होता, और अगर वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट है वो हमेशा वेरिएबल होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसने 5 रुपीज जो रेट दिया हुआ है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2.50 जो है वो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी है, जिसको आगे वो लिखता है कि ये फिक्स्ड है, एनुअल सैलरी के तौर पे पे कर रहे हैं, ये भी रेलिवेंट नहीं है, ये फिक्स्ड है। और 2.50 पर आवर जो है वो जनरल फैक्ट्री कॉस्ट है, और जनरल फैक्ट्री कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट अज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये 5 रुपीज रेट जो दिया हुआ है, बेशक उसने 2 हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है, दोनों मेरे रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। अलबत्ता अब रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो वेरिएबल है, वो ये लिख रहा है कि अगर उसको ओवर टाइम लगाना पड़ेगा तो हम उसको 16 रुपीज पर आवर पे करेंगे। और वो लिख रहा है फर्दर क्वेश्चन में, ही विल नीड टू वर्क 20 आवर्स ओवर टाइम इफ द ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है तो हमें 20 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे, 20 आवर्स उससे ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा। अगर मुझे 20 रुपीज लगवाना पड़ेगा तो 16 रुपीज पर आवर जो मैं पे करूंगा वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। और इसके लिए अगर वो करेक्टरिस्टिक फॉलो करो, इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट, ये बिल्कुल ये फ्यूचर में पे करनी है। नंबर 2, कैश बेस्ड, यस इट इज अ कैश बेस्ड। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्रीमेंटल, यानी ऑर्डर मिलेगा तो इनकर होगी, नहीं मिलेगा तो इनकर नहीं होगी। सिर्फ इसमें वेरिएबल कॉस्ट यही वाली है और यही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। सो के 16 इंटू 20 बन रहा है, को सोल्यूशन में हमने इसको किया था 16 इंटू 20, ये चेक कर ले, 16 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 320। ठीक है, ओके। जी 50 के लिए भी 22 होगी, मैंने अभी बताया आपको इसके हवाले से। अच्छा,
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपने ये 24/4 क्यों लिया, ठीक है। जरा मैं फ्लो चार्ट इसका तो खोल लेता हूँ, क्योंकि ये तो अभी हमने डिस्कस किया, मुझे नजर आया था यहाँ पर। यहाँ ये जरा इसी क्वेश्चन को यहां से मैं टच करता हूँ। अच्छा, 24 को 4 पे क्यों डिवाइड किया, ये देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा था डज स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में देखें तो कोई स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं कर। दूसरा क्वेश्चन हमने ये करना है, कैन वी हायर द लेबर फ्रॉम मार्केट, आंसर इज नो। इज देयर एनी ऑल्टरनेट, आंसर इज नो। जरा इसको गौर से देखिए, लेबर कॉस्ट पर आवर प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आवर। यहां जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, ये पर आवर नहीं है, ये पर यूनिट है। मुझे इसको पर आवर में कन्वर्ट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक यूनिट बनाते हो और 24 रुपए अर्न करते हो, और वो यूनिट बनाने के लिए आपको 4 घंटे लगते हैं, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक घंटे में कितना अर्न कर रहे हो, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली 24 को 4 पे डिवाइड कर दो, जो कि 6 रुपीज आए, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा आप लोगों के क्वेश्चन ले लूं, मतलब रिटर्न के बजाय जरा आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लीज अलाउ कीजिएगा इनको क्वेश्चन करने, स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हैंड रेज कीजिएगा ताकि वो क्वेश्चन आपसे आपको अलाउ कर सके। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हमारा मैं आप साथ साथ करते रहोगे जी। सर ये क्वेश्चन है कि जो आप दे रहे हैं मटेरियल एक्सरसाइज के लिए, यही काफी है या इससे ज्यादा भी करना चाहिए? आई थिंक सो कि जो मैं दे रहा हूँ ये मोर देन इनफ होगा इंशाल्लाह आप लोग, लेकिन इसको अच्छी तरह करें। जी जी जी, क्वेश्चन कीजिएगा। इसका माइक ऑन है, प्लीज क्वेश्चन करें। ओके जी जी, बोलिए। मोहम्मद जीशान, आप बात कीजिए। सर ये मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो आपने दिए क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लिए, ये काफी हैं? हम यही कर लें और पेपर के लिए काफी हैं? जी जी, देखिए एक असूल याद रखिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि अगर तो ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये काफी है क्वेश्चन, पहली चीज। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को करने के बावजूद कॉन्सेप्ट नहीं बनते तो मजीद प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं। और प्रैक्टिस कर ले, कहीं से क्वेश्चन और उठा ले और प्रैक्टिस कर ले। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा बेहतर। लेकिन अगर आपको, आप कहते हैं जैसे अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं जी कि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि जॉब्स भी करते हैं, तो आई थिंक सो को मैं क्वेश्चन वही निकाल रहा हूँ जो आपको बड़ा हेल्प दे सकते हैं इंशाल्लाह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पेपर के हवाले से अगर मैं देखूं तो काफी हेल्प देगी आपको, अगर लेकिन इसको करना कॉन्सेप्चुअली, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कितनी क्लासेस कोर्स रहता है? कोर्स तो काफी हो गए, बस थोड़े तो छोटे छोटे टॉपिक रह गए, एक बड़ा अस्सलाम टॉपिक है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो अब थ्योरी का इतना ट्रेंड पेपर्स में आ रहा है कि मतलब सवाल अगर वो प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली नहीं भी पूछता तो वो
थियरी को इस तरह से सवाल पूछ लेता है कि उसमें वो पूरा न्यूमेरिकली कवर हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी वहीं से स्टूडेंट का एग्जामिनर को पता चल जाता है। जी तो सर थियरी का भी थोड़ा सा वेटेज बना के तो हमें आप मतलब नोट्स दे देते, क्योंकि पढ़ना तो वो खुद ही है, थोड़ा सा जी जी सिलेक्टिव हो जाता आपकी तरफ से। ओके ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको जितना हो सकता है पॉसिबल कर देता हूँ। जी और कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो अब अभी जरा कोर्स की बात कर रहे थे तो मैं जरा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, अभी तक आपने हमें टोटल 3 टॉपिक्स कराए हैं मेजर जो है, जिसमें सीवीपी है, बजटिंग है और आप ये रेलेवेंट कॉस्टिंग है। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको अगर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें ताकि हमें आइडिया हो जाए फर्दर कितना रह गया है। और मतलब ये जो आप टॉपिक्स करा रहे हैं, क्योंकि बुक जो रिकमेंड हुई है वो हमें सीए की पूरी हुई हुई है, तो इज इट पॉसिबल कि सिर्फ इसी पोर्शन से आए या हमारा फर्दर उस बुक में से कोई भी टॉपिक में से सवाल आ सकता है? ओके, देखिए पहली चीज तो ये है कि ये मैं वही सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जरा मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ कि हम क्या क्या चीज डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पार्ट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, ये पोर्शन कंप्लीट किया। फोरकास्टिंग बजटिंग हमने सारा मुकम्मल किया। परफॉर्मेंस में जब मैं आता हूँ तो मैंने यहाँ से आपको सीवीपी और ब्रेक इवन एनालिसिस ये पोर्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें। और यहां से हमने दिस कॉन्सेप्ट यहां तक जो है वो सारा डिस्कस किया है यहां तक, ठीक है। अब इसमें हमारे जो टॉपिक जो आपको रह गए हैं, अगर आप देखें तो मेजर टॉपिक आखिरी है 5, ये छोटे छोटे टॉपिक है एक एक लेक्चर के, ठीक है। इवन ये जो स्पेशल प्राइसिंग फॉर स्पेशल ऑर्डर है, ये भी हम यही रेलिवेंट कॉस्ट को ही कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपके पास जो टॉपिक है वो इतने ज्यादा नहीं है। दूसरा आपको क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको जो रेकमेंड की गई है बुक वो सीए की है। तो क्या सीए की बुक में जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेबल है? नॉट एट ऑल। देखिए पहले चीज तो ये ज़हन में रखिएगा कि सीए की सिलेबस, सीए का सिलेबस अभी चेंज हुआ है और उसको जरा केयरफुली देखिएगा। जो नई बुक है जिसको आप आई थिंक कैफ 3 कहते हैं, जो पहले कैफ 8 हुआ करती थी, अब कैफ 8 की बजाय अब कैफ 3 को देखिए। तो कैफ 3 में आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पोर्शन मिलेगा वो सिर्फ सीवीपी एनालिसिस मिलेगा, रेलिवेंट कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग, ये सारी आपको मिलेगी, बस यही एरिया मिलेगा। उसके अलावा फिर आपको कैफ 6 की बुक लेनी पड़ेगी। कैफ 6 की बुक में आपको रिमेनिंग टॉपिक जो है वो वहां से मिल जाएंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो वहां पर भी कंप्रीहेंसिव नहीं है, उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जैसे ही वो टॉपिक करेंगे। और ट्रांसफर प्राइसिंग तो उसमें है ही नहीं। तो कुछ चीजें उस सिलेबस में है, कुछ नहीं है बुक में। तो इसलिए प्लीज सारी बुक हमारे एग्जामिनेबल नहीं है। आपने अपने कोर्स कंटेंट्स पे रहना है, ये जो मेरे सामने है इसके मुताबिक आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करना चाहे? सीवीपी के पास पेपर सोल्यूशन, ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है मैंने कर दिए थे, शेयर नहीं किए। ओके मैं कर देता हूँ ये भी शेयर। और सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये कोर्स कंटेंट शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे? जी बिल्कुल मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। ये भी कर दूंगा आपको। जो बुक नई आई है ना कैफ 3 और 6 की, वो भी मैं डाउनलोड करके ना आपको भेज देता हूँ, वो भी आप देखें। कैफ 3 और कैफ 6 दोनों में मिलाकर ये कवर होगा। लेकिन आपने जरा प्लीज जरा ज़हन में रखिएगा जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसके मुताबिक देख लें, ठीक है। अब जैसे टॉपिक नंबर 1 जो है कोर्स कंटेंट्स में, ये दोनों बुक्स में नहीं है। इसके अलावा अब जो टॉपिक 2 है ये बिल्कुल है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा है, आपने सिर्फ इस पे स्टिक रहना है। जब 3 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिलेबस में है कैप 6 में, लेकिन बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग और डिविजनल परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस एनालिसिस और नॉट प्रॉफिट, ये जो 3 टॉपिक हैं ये दोनों बुक्स में नहीं है, और बाकी सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, बाकी सारा तकरीबन मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली मैं जैसे जैसे आपको बताता जा रहा हूँ टॉपिक में, और जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड भी कर रहा हूँ और भी कर दूंगा, आप उसमें परेशान ना हो, सिर्फ ये क्वेश्चन ज्यादा करें। थ्योरेटिकल पार्ट जो है ना वो भी मैं आपको उसको वैसे तो बुक में कर सकता हूँ, उसमें सारा कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलहदा से भी कुछ हिस्सा बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको। डिफरेंशियल कॉस्ट वाला सर नहीं किया है। डिफरेंशियल कॉस्ट कहते किसको हैं? ये जो हम कर रहे हैं ये डिफरेंशियल कॉस्ट ही तो है। डिफरेंशियल कॉस्ट होता है जिसमें चेंज होती है, ये डिसीजन मेकिंग में भी यूज होती है और रेलिवेंट कॉस्ट में भी हम कर रहे हैं। ये कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है डिफरेंशियल कॉस्ट, डेफिनेशन की हद तक अलग है। MCQs are not a part of your syllabus. MCQs किसी भी पास पेपर में नहीं आए, तो MCQs करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहें? आज नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए ना हमारे इसके, जो हमने शुरू किया हुआ था लिमिटिंग फैक्टर का, मेक और बाय डिसीजन की तरफ मैंने मूव करना। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम शुरू करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्लास 1